हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, मैं एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। ओके, यहाँ पे ये, हाँ ये रहा। ठीक है, ये न्यू जो टाइप है सम्स के वो हमने स्टार्ट किए थे। ओके, कि भाई जब क्वेश्चन में रॉ मूवमेंट्स फाइंड करने को बोला हुआ हो, या जब क्वेश्चन में जो मीन की वैल्यू है जब परफेक्ट इंटीजर नहीं हो, मतलब मीन की अगर वैल्यू हम फाइंड करें और आंसर पॉइंट में आए, तब क्या करना है वो मैंने आपको बताया था। तो एक सम स्टार्ट किया था हमने, और एक बार फॉर्मुलाज वगैरह सब मैं वापस से शो कर देता हूँ। अगर अनग्रुप्ड डेटा है, मतलब सिर्फ एक्स की वैल्यूज दी हुई है, ओके, तो रॉ मूवमेंट की ये फॉर्मुला होगी। ओके, और अगर डिस्क्रीट सीरीज है, मतलब एक्स की वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी दी हुई है, एफ की वैल्यू भी दी हुई है, तो रॉ मूवमेंट की ये वाली फॉर्मुला होगी। ठीक है, तो फिर रॉ मूवमेंट की फॉर्मुला ये वाली। सेंट्रल मूवमेंट की जो फॉर्मुला है, क्योंकि मेन सेंट्रल मूवमेंट ही है, क्वेश्चन में सेंट्रल मूवमेंट तो फाइंड करने को बोलेंगे ही, तो अगर सेंट्रल मूवमेंट है तो वो भले ही अनग्रुप्ड डेटा हो या ग्रुप्ड डेटा हो। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा हो या ग्रुप्ड डेटा हो। ओके, तो सेंट्रल मूवमेंट की अगर वैल्यू पूछी हुई है तो वो भले अनग्रुप्ड डेटा हो या डिस्क्रीट सीरीज हो, तो उसकी ये फॉर्मूला रहती है। जब मीन की वैल्यू पॉइंट में आए, ठीक है, जब मीन की वैल्यू पॉइंट में जब मीन की वैल्यू पॉइंट में आती है, या आपको जब रॉ मूवमेंट फाइंड करने को बोलते हैं। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने ये सम जो है वो स्टार्ट करवाया था आपको, एग्जाम्पल 4 जो है वो हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द फर्स्ट रॉ मूवमेंट्स अबाउट 15। तो ये जो अबाउट 15 है, ये आपको इनडायरेक्टली ए की वैल्यू दे रहे हैं। ये जो अबाउट 15 है, इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू आपकी 15 है। तो डायरेक्टली मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है, मतलब आपको समझ जाना है कि आपको जो रॉ मूवमेंट्स वगैरह है पहले वो फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला भी हुआ है कि रॉ मूवमेंट्स फाइंड करना है, फिर सेंट्रल मूवमेंट्स फाइंड करना है। तो जो फॉर्मुलाज मैंने ऊपर बताई, वो फॉर्मुलाज को आपको यूज करके सारी कैलकुलेशन करनी है। आधा घंटा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा, पर सारी फॉर्मुलाज लर्न हो जाएंगी। हाफ एन आवर अगर आप दो, तो ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। फॉर्मूलाज हैं, वो आपको फॉर्मूलाज याद रखनी है। एक बार आपने फॉर्मूलाज को याद कर लिया, एक बार आपने फॉर्मूलाज लर्न कर ली, फिर सब कुछ बहुत इजी है। फिर आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखनी है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करनी है, फिर कुछ नहीं है आपके लिए। मतलब एक तरीके से सब इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे वही फॉर्मूलाज ये रही। फर्स्ट रॉ मूवमेंट, ये अनग्रुप्ड डेटा है, यहाँ पे सिर्फ एक्स की ही वैल्यूज दी हुई है, तो वो मैंने सारी कैलकुलेशन की पहले रॉ मूवमेंट्स की। एंड उसके बाद यहाँ पे जो सेंट्रल मूवमेंट्स की कैलकुलेशन थी वो मैंने स्टार्ट की थी। उस पर हमेशा फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट तो जीरो ही होगा। सेकंड सेंट्रल मूवमेंट की फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन की ये रही। उसके बाद थर्ड सेंट्रल मूवमेंट की फॉर्मूला, एंड उसके बाद उसकी कैलकुलेशन, एंड उसका आंसर ये रहा। अभी फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट जो है वो बाकी है। तो फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट की फॉर्मूला ये है, रॉ मूवमेंट 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय रॉ मूवमेंट 3 मल्टीप्लाई बाय रॉ मूवमेंट 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय रॉ मूवमेंट 2 मल्टीप्लाई बाय रॉ मूवमेंट 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू रॉ मूवमेंट 1 रेज टू 4। ये फॉर्मूला है, हार्ड है, मेरे को भी पता है। इसकी कोई ट्रिक वगैरह आई एम सॉरी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, मेरे को खुद को नहीं पता है। ठीक है, कि इसको याद रखने की कोई ट्रिक वगैरह हो। ओके, ये फॉर्मूला आपको लिख लिख के लर्न ही करनी पड़ेगी, एक ही रास्ता है। अगर आप खुद की कोई नॉनसेंस ट्रिक बना लो, अगर हाँ भाई ये ऐसे हो रहा है, तो आपके लिए अच्छा। पर मैंने जैसे किया, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ये फॉर्मुलाज को लिख लिख के लर्न किया, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि रट्टा मारा मैंने। ओके, फॉर्मुलाज लिख ली, एंड मेरे टाइम पे मैंने ऐसे ही किया है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अभी। रॉ मूवमेंट 4, तो रॉ मूवमेंट 4 की ये रही वैल्यू 192.8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय रॉ मूवमेंट 3। तो रॉ मूवमेंट 3 की वैल्यू है ये रही 6.8। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 6.8, रॉ मूवमेंट 3 की वैल्यू 6.8। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे
6.8 मल्टीप्लाई बाय रॉ मोमेंट 1 भी है। ओके, तो रॉ मोमेंट 1 की भी वैल्यू देख लेते हैं। रॉ मोमेंट 1 की वैल्यू है माइनस, ओके, -0.4। अच्छा, रॉ मोमेंट 1 पूछा हुआ है। ओके, रॉ मोमेंट 1 की वैल्यू क्या है, ये रही -0.4। आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे रॉ मूवमेंट 1 की जो वैल्यू है वो है -0.4, वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, -0.4। फिर +6 मल्टीप्लाई बाय रॉ मूवमेंट 2। ओके, तो रॉ मूवमेंट 2 की वैल्यू है 10.4 एंड मल्टीप्लाई बाय रॉ मूवमेंट 2 का, रॉ मूवमेंट 1 का स्क्वायर, मतलब -0.4 का स्क्वायर। ये सब वैल्यूज हैं, ओके, जो हमने पहले सॉल्व की। उसके बाद लास्ट में -3 मल्टीप्लाई बाय रॉ मूवमेंट 1 का रेज टू 4। ओके, रॉ मूवमेंट 1 रेज टू 4, तो रॉ मूवमेंट 1 है -0.4 एंड इसका हमको रेज टू 4 करना है। थोड़ी वैल्यू में थोड़ी स्पेस नीचे छोड़ देता हूं मैं, क्योंकि 2-3 स्टेप्स हैं इसमें, अभी कैलकुलेशन के ही हैं एक्चुअली। इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो रॉ सेंट्रल मूवमेंट 4 इक्वल्स टू 192.8 सेम रहेगा। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, साइन कौन सी लगेगी वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। साइड में आ जाते हैं। पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 6.8 एंड मल्टीप्लाई बाय -0.4 है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है -10.88। पर बाहर अगर आप ये साइन देखो तो ये साइन भी माइनस की है, तो ये सारे नंबर्स को, 3 नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया। इसको मैं अगर हाईलाइट कर दूं तो ये 3 नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ रहा है -10.8। और ये बाहर साइन माइनस किया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा +10.88, ये ध्यान देना। उसके बाद ये 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले -0.4 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो -0.4 का स्क्वायर ये है 0.16। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10.4 मल्टीप्लाई बाय 0.16, इसका आंसर आ रहा है प्लस में +9.984। अब यहाँ पे बाहर प्लस की साइन है, ठीक है, तो साइन वाइन कुछ चेंज होगी नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 9.984। उसके बाद ये जो दो वैल्यूज बच गई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। और एक जो ग्रुप है उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे पहले तो -0.4 निकालना है। अब आपको कैलकुलेटर पे आप रेज टू 4 नहीं लिख पाओगे। नॉर्मल कैलकुलेटर जो अलाउड होता है एग्जाम्स में, उसमें आपको -0.4 को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे -0.4 रेज टू 4, इसका आंसर आ रहा है इतना, ठीक है, 0.0256। अभी इसको जो 3 है उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.256, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, वापस से कर लेते हैं एक बार। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.0256, हाँ, तो आंसर इतना आ रहा है। अब ध्यान दो, यहाँ पे आंसर प्लस में है एंड बाहर साइन कौन सी है, माइनस में है। तो ये प्लस ये माइनस, तो साइन कौन सी लगेगी यहाँ पे, माइनस की लगेगी, तो 0.0768। बस उसके बाद यहाँ पे बस खत्म हो गया ये सम, ऐसे समझो। ये सेंट्रल मूवमेंट 4 इक्वल्स टू, अब ये सारी वैल्यूज को प्लस माइनस करना है सिर्फ। तो पहले 192.8 प्लस 10.88 प्लस 9.984 माइनस 0.0768, ये प्लस माइनस किया सारी वैल्यूज, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 213.587 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूँ 213.59, ये हमारा फाइनल आंसर। अब ये खत्म हो गया, बस इसके आगे कुछ स्टेटमेंट वगैरह नहीं होता है इसमें। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ पूरा सम। जो लोग ऐप पे देख रहे हैं प्लीज वो लिखना, ये ऊपर जो स्टेटमेंट वगैरह वो क्वेश्चन है वो आपको नहीं लिखना है, टेबल से आपको स्टार्ट करना है। आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉज करो, लिखो फटाफट। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये रॉ मोमेंट, ये टेबल एंड ये रॉ मोमेंट्स लिखना प्लीज।
साइड में जो मैंने लिखा हुआ है ए और 15 ये भी लिखना, सब लिखना है, जो भी स्क्रीन पे सब लिखना है। ये टाइप इक्वेशन ईयर ये सब नहीं लिखना। उसके बाद जो सेंट्रल मोमेंट की कैलकुलेशन है, ओके, वो लिखो। ये सब मैं कैलकुलेशन प्लस माइनस वाली मिटा देता हूँ, बाकी सब कुछ लिखो। पॉज करो, फटाफट स्टार्ट करो लिखना। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये एक सम जो है वो मैंने करवाया आपको अनग्रुप्ड डेटा वाला। अब एक सम मैं और करवाता हूँ डिस्क्रीट सीरीज वाला। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब आपको यहाँ पे तो मैं पहले से ही बता देता हूँ कि यहाँ पे हमको रॉ मूवमेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे एंड सेंट्रल मूवमेंट्स फॉर्मूला लगा के फाइंड करने पड़ेंगे। पर एग्जाम में स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं और डायरेक्टली जो नॉर्मल मैंने पहले पहले सम सिखाए थे, ठीक है, जो ऊपर मैंने सम सिखाए जिसमें आराम से डायरेक्टली सेंट्रल मूवमेंट फाइंड होते हैं, ठीक है, उस टाइप से इस सम को कर लेते हैं, फिर उनका सम गलत हो जाता है। ध्यान दो, अभी ये सम आपको क्वेश्चन देखने में भी सेम लगेगा, ठीक है, कि भाई एक्स का कॉलम एफ का कॉलम दिया हुआ है, ओके, और ये सारे कॉलम्स भी सेम ही है। क्वेश्चन देखने में सेम लगेगा, एकदम सेम लगेगा, कोई भी चेंज नहीं लगेगा, ओके, पर करने में सम बहुत अलग है। आपको ऐसे ही बोलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन में इतना लिखा हुआ होगा, फर्स्ट फाइंड 4 सेंट्रल मूवमेंट्स, आपको लगेगा इस टाइप का सम है एंड ये वाली फॉर्मूला अप्लाई हो रही है। ध्यान दो, ध्यान दो, यहाँ पे हमको पहले मीन निकालना है। हमेशा मैंने आपको क्या बोला, पहले मीन निकालो। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ है कि फाइंड रॉ मूवमेंट्स, या जैसे अबाउट वाली लाइन नहीं लिखी हुई है कि फाइंड सेंट्रल मूवमेंट्स अबाउट 15, अबाउट 10, तो आपको पहले मीन निकालना है। मीन अगर पॉइंट में है तो आपको, जो मैंने अभी सब फॉर्मूला कथा पूरी अभी मैंने आपको समझाई कि ये वाली डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्मुलाज, ग्रुप सीरीज की फॉर्मुलाज एंड सेंट्रल मूवमेंट की फॉर्मुलाज, वो आपको अप्लाई करनी है। और अगर अगर मीन जो है वो एक परफेक्ट इंटीजर है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल 2 मैंने आपको करवाया था, तो इसमें मीन जो है वो एक परफेक्ट नंबर था 3, तो ये परफेक्ट नंबर है, मतलब यहाँ पे ये वाली जो फॉर्मुलाज हैं डायरेक्टली आप सेंट्रल मूवमेंट वाली फॉर्मुलाज जो है वो अप्लाई कर सकते हो। वैसे अगर आप ध्यान से इसको देखो तो ये वही फॉर्मूला है जो सेंट्रल रॉ मूवमेंट की फॉर्मूला है, ये वही है, सिर्फ यहाँ पे रॉ मूवमेंट में यहाँ पे ए है, एक्स बार नहीं है, एक्स बार की जगह पे ए है, अज्यूम्ड मीन है, ओके, है वही, पर एक्स बार की जगह पे ए हो गया। ये रहा फॉर डिस्क्रीट सीरीज रॉ मूवमेंट की फॉर्मूला ये वाली, ठीक है, ध्यान से देखो तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज पता चलेंगी। तो मेन यही है फॉर्मूलाज। अगर आप, मैं बोलूँ सबसे ज्यादा मेहनत जो लगती है फॉर्मूलाज को याद रखने में, वो इन्हीं फॉर्मूलाज को याद रखने में लगती है। तो ये फॉर्मूलाज ही आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है, ये वाली फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल मूवमेंट की फॉर्मूलाज हैं। एग्जाम्पल 6 पे आ जाते हैं अभी अपने। मैंने यहाँ पे ये 2 कॉलम्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, एक्स और एफ का कॉलम, यहाँ पे सिर्फ इतना बोला हुआ है, फाइंड फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट्स। एकदम सम जो है वो भोला भोला लगेगा आपको, जब आप स्टार्ट करोगे तो इसकी असलियत पता चलेगी। यहाँ पे एक्स और एफ का कॉलम दिया हुआ है, बाकी सारे कॉलम्स मैंने पहले से ही बना के रखे हुए हैं, ओके, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो हमारा लाइव लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अबाउट 15 या अबाउट के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है, जैसे इसके पहले वाला सम हमने किया, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, फाइंड फर्स्ट 4 रॉ मूवमेंट्स। तो पहला हिंट आपको ये दिया हुआ है कि भाई रॉ मूवमेंट्स फाइंड करो, तो आपको समझ जाना है कि ये सारी फॉर्मुलाज जो है वो फाइंड करनी है। और फिर लिखा हुआ है अबाउट 15, ठीक है, तो अबाउट 15 मतलब ये दूसरी हिंट होती है एक्चुअली। अबाउट 15, अबाउट 16, अबाउट 20 ए की वैल्यू होती है ये, ओके, तो ये ए की वैल्यू दी हो तो भी आपको समझ जाना है कि ये वाली फॉर्मुलाज लगानी है, तो दिमाग में रखना। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे पहले आपको मीन निकालना है, ठीक है, मीन निकालना पड़ेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्स बार की जो फॉर्मूला है वो मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है, तो एक्स बार इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन एन। तो ये एन मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो ये 8 + 10 + 20 + 8 + 3 + 1, इसका टोटल आ रहा है 50। अब इसको आप एन बोलो या इसको आप सिग्मा एफ बोलो, बात एक ही है, इसका टोटल है 50 एंड एक सिग्मा एफ एक्स, एक एफ एक्स का कॉलम हमको बनाना पड़ेगा, मतलब ये एफ की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो ये एक्स की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा, कंप्यूटर का फायदा, आपको हर एक वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, परफेक्ट। अभी इसका टोटल मतलब सिग्मा एफ एक्स,
तो इसका टोटल आ रहा है 677, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 677। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, 677, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद यहाँ पे ये सारे कॉलम्स जो है वो हमको बनाने हैं। फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे सब फॉर्मूलाज पहले से ही लिख दिए, ओके, क्योंकि ये फॉर्मूलाज लिखने में, सिग्मा वगैरह सब लिखने में टाइम लगता है मेरे को, उसमें कोड वर्ड्स वक्त सब लगाने पड़ते हैं अपॉन में लिखने में, फॉर्मूलाज लिखने में। तो फॉर्मूलाज सब मैंने पहले से ही लिख के रखी हुई है, मैं सिर्फ स्पेस छोड़ के जो मेरे को कैलकुलेशन करनी है वो करूंगा, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, हमारा मेन वही है। पहले ही हमारे पास 40 मिनट्स ही होते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सिग्मा एफ एक्स आ गया, सिग्मा एफ मतलब एन की जो वैल्यू है वो आ गई। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बोला नहीं हुआ है कि भाई ये रॉ मूवमेंट्स हैं, ठीक है, या आपको नॉर्मल मेथड से करना है, या जो मैंने अभी सिखाया जस्ट उस मेथड से करना है। इसके लिए मैंने एक्स बार की वैल्यू फाइंड की। अगर एक्स बार की वैल्यू पॉइंट में आती है तो फिर ये सारी फॉर्मूलाज हम लगाएंगे, और मेरे को पता है पॉइंट में आएगी, ठीक है। 677 डिवाइड बाय 50, तो यहाँ पे साइड में करके देख लेते हैं। 677 डिवाइड बाय 50, इसका आंसर आ रहा है 13.54। यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे आपको नॉर्मल मेथड से आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक्स बार की तो वैल्यू आ गई 13.54, पॉइंट में आई वैल्यू, तो यहाँ पे हमको अज्यूम्ड मीन ए की वैल्यू हमको अज्यूम करनी है। अब नॉर्मली देखा जाए तो आप ए की वैल्यू, अज्यूम्ड मीन की वैल्यू दुनिया में से कोई भी नंबर आप ले सकते हो, प्लस वाला नंबर, माइनस वाला नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर आप ले सकते हो, आपकी मर्जी। पर सजेशन हमेशा यही रहेगा, ओके, सजेशन हमेशा यही रहेगा कि जो मीन की पास वाली वैल्यू है, ये मीन है 13.54, इसके पास वाली वैल्यू अगर आप लो तो आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। तो 13.54 है तो मैं ए की वैल्यू 14 ले लेता हूँ, ठीक है। हमेशा अज्यूम्ड मीन मैं हमेशा यही करता हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक वाले भी हमेशा यही करते हैं कि ए की वैल्यू हमेशा, अगर क्वेश्चन में नहीं दी हो तो, क्वेश्चन में दी हो तो ऑब्वियसली वही लेंगे, पर अगर नहीं दी हुई है तो हमको ए की वैल्यू अपनी मर्जी से लेनी है, पर अगर वो मीन के पास में है तो ज्यादा अच्छा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ए की वैल्यू मैंने सपोज की, ठीक है, ये मैंने सपोज किया है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अब ए की वैल्यू यहाँ पे मैं जहां जहां पे मैंने ए लिखा हुआ है वहां वहां पे मैं 14 कर देता हूँ। ओके, अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहले तो x माइनस 14, सारी जो x की वैल्यूज हैं उसमें से 14 माइनस करेंगे, तो ये x की वैल्यू है 11, इसमें से 14 माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है -3। उस तरीके से बाकी सारी वैल्यूज को भी कैलकुलेट करना है। ओके, तो 12 में से 14 माइनस किया, सारी वैल्यूज में से 14 माइनस कर दिया मैंने, इसका टोटल हमारे कोई काम का नहीं है। उसके बाद हमको चाहिए f इंटू एफ मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4, मतलब ये जो f का कॉलम है, ये पूरा f का कॉलम है, ओके, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है ये x के कॉलम के साथ, ठीक है। तो f मल्टीप्लाई बाय माइनस, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये हो गया -24। एंड उसी हिसाब से बाकी सारी कैलकुलेशन भी यहाँ पे करनी है, ठीक है, वो यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे ये हो गया, इसका टोटल हमारे काम का है सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस ए अपॉन एन, ये फर्स्ट रॉ मूवमेंट में हमको काम आएगा। ओके, ये कॉलम्स भी आपको तभी याद होंगे कि जब आपको फॉर्मूलाज याद होंगे, मतलब जब आपको फॉर्मूलाज याद होंगे ये कॉलम्स आपको याद होंगे कि भाई यहाँ ये कॉलम बनाना है, तो ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को प्लस माइनस कर देते हैं, तो इसका आंसर आ रहा है -23, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें कोई रूल नहीं है कि भाई आंसर 0 आएगा हमेशा, ये वो ऐसा, इसमें कोई रूल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ी स्पेस में बना देता हूँ। क्लियरली दिखे सब कुछ, ओके।
अब यहाँ पे f इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर, मतलब f इंटू एक्स माइनस 14 का स्क्वायर। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो। पहले ये जो x माइनस ए है, मतलब x माइनस 14 जो है, इसका हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब पहले आपको अपने कैलकुलेटर पे -3 मल्टीप्लाई बाय -3 करना है, ठीक है। -3 मल्टीप्लाई बाय -3 आपको करना है। ओके, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, एंड उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है जो आपका f का कॉलम है उसके साथ, ठीक है। ध्यान दो, पहले जो x माइनस ए है, मतलब ये वाला कॉलम x माइनस 14, उसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके लिए अलग कॉलम नहीं बनाना, नहीं तो और बहुत सारे कॉलम बनाने पड़ेंगे। स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा, क्यूब का कॉलम एंड रेज टू 4 का कॉलम, 3 कॉलम्स और बनाने पड़ेंगे। तो गधा मजूरी नहीं करना, कैलकुलेटर पे आराम से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो कॉलम्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, और उसके टोटल वगैरह भी हमारे कोई काम के नहीं है। यहाँ पे x माइनस 14 का स्क्वायर करना है पहले, मतलब -3 इंटू -3, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको f के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा आंसर आ रहा है -72। एक बार चेक कर लेते हैं। तो -3 मल्टीप्लाई बाय -3, ओके, ये होगा +9, एंड इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 9 8 जा 72। अब मैं तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा, आपको ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी कैलकुलेटर के ऊपर। परफेक्ट। अभी इसका टोटल सेकेंड रॉ मूवमेंट में हमको काम आता है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका टोटल आ रहा है 163। उसके बाद उसी तरीके से क्यूब, तो पहले ये वाले कॉलम जो है x माइनस 14, इसका क्यूब करेंगे, मतलब -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, एंड उसके बाद f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रहा 8। इसका आंसर आ रहा है -216। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एंड इसका टोटल निकाल देते हैं। इस कॉलम का टोटल जो है वो आ रहा है -143, ठीक है, ये इसका टोटल आ गया। उसके बाद f इंटू एक्स माइनस ए रेज टू 4, तो ये पहले आपको x माइनस 14 जो है इसका रेज टू 4 करना है, मतलब -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, 4 बार मल्टीप्लाई करना है, एंड उसके बाद आपको f के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये f का कॉलम, इसका आंसर आ रहा है इतना 648। ये मैंने किया कॉपी, ये मैंने किया पेस्ट। आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर पे ये सब नहीं होता है। परफेक्ट। इसका टोटल आ रहा है 1315, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब कैलकुलेशन जो है वो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। रॉ मूवमेंट फाइंड करेंगे, फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हैं, आपको याद होनी चाहिए। तो पहली फॉर्मूला है रॉ मूवमेंट 1, सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस ए अपॉन एन। तो एफ इंटू एक्स माइनस ए, सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस ए की वैल्यू है ये वाली -23। यहाँ पे हो जाएगा -23 डिवाइड बाय एन, एन की वैल्यू क्या है 50, वो सेम ही रहेगी सब में, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, -23 डिवाइड बाय 50, तो हमारा एन का आंसर, रॉ मूवमेंट 1 का आंसर जो है वो आ रहा है -0.46। उसके बाद जो सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर है उसकी वैल्यू ये रही, उसकी वैल्यू 163 है, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 163, एंड डिवाइड बाय हमको 50 करना है, तो 163 डिवाइड बाय 50, हमारा आंसर आ रहा है इतना 3.26। उसके बाद सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस ए का क्यूब, तो वो है -143, इसको डिवाइड करना है हमको 50 के साथ, साइड में कर देते हैं, -143 डिवाइड बाय 50, इसका आंसर आ रहा है इतना -2.86। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस ए रेज टू 4, उसकी वैल्यू है 1315, इसको डिवाइड करेंगे 50 के साथ, साइड में कर लेते हैं, 1315 डिवाइड बाय 50, इसका आंसर आ रहा है 26.3। अब आपको ऐसे एक ही लाइन में नहीं लिखना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ही लाइन में इस तरीके से साइड बाय साइड इसीलिए लिखा है ताकि पर जब आप लिखो, जब मैं लिखने का टाइम दूं आपको, तो एक ही स्क्रीन पे बार बार स्क्रॉल ऊपर नीचे नहीं करना पड़े, एक ही जगह पे सब कुछ दिख जाए।
आप पहले फॉर्मूला लिखोगे, उसके नीचे इक्वल्स टू डाल के ये वाली लाइन लिखोगे, उसके बाद इक्वल्स टू डाल के ये वाला आंसर लिखोगे। ठीक है, तो ऐसे करना, साफ सुथरा लगना चाहिए। ओके, ऐसे एक ही लाइन में नहीं अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो सारी वैल्यूज फाइंड हो गई रॉ मूवमेंट्स की। सेंट्रल मूवमेंट पे आ जाते हैं। तो सेंट्रल मूवमेंट 1 सबसे इजी, एमसीक्यूज में भी पूछते हैं कि सेंट्रल मूवमेंट 1 की वैल्यू क्या होती है। तो उसकी वैल्यू 0 होती है हमेशा, जब रॉ मूवमेंट्स वगैरह जब फाइंड करने हो। उसके बाद सेकंड सेंट्रल मूवमेंट, अब मैं यहाँ पे स्पेस बनाना शुरू कर देता हूँ। ओके, हर एक फॉर्मूला के बीच में थोड़ी स्पेस बना देते हैं। कैलकुलेशन वगैरह सब करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड सेंट्रल मूवमेंट। तो सेकंड सेंट्रल मूवमेंट इक्वल्स टू रॉ मूवमेंट 2। तो रॉ मूवमेंट, सेकंड रॉ मूवमेंट जो है वो है 3.26 माइनस रॉ मूवमेंट 1 का स्क्वायर। तो रॉ मूवमेंट 1 है माइनस 0.46, इसका हमको स्क्वायर करना है। तो रॉ मूवमेंट 2 इक्वल्स टू 3.26 में से ये माइनस 0.46 का स्क्वायर माइनस करेंगे। तो पहले तो माइनस 0.46 का स्क्वायर होगा इतना, बाहर माइनस की साइन ही रहेगी, तो ये हो जाएगा 0.2116। ये हम माइनस कर देंगे, तो हमारी जो रॉ मूवमेंट 2 है उसका आंसर आ जाएगा 3.26 में से ये 0.2116 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर है 3.0484। ओके, आप अप्रोक्स करके लिख दो तो भी चले। उसके बाद थर्ड सेंट्रल मूवमेंट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे पहले थर्ड रॉ मूवमेंट, तो थर्ड रॉ मूवमेंट की फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, फॉर्मूला नहीं वैल्यू। थर्ड रॉ मूवमेंट की वैल्यू है -2.86। उसके बाद -3 मल्टीप्लाई बाय रॉ मूवमेंट 2। तो रॉ मूवमेंट 2 की जो वैल्यू है वो है 3.26 एंड मल्टीप्लाई बाय रॉ मूवमेंट 1 की वैल्यू। तो रॉ मूवमेंट 1 की वैल्यू है -0.46 एंड उसके बाद +2 मल्टीप्लाई बाय रॉ मूवमेंट 1 का क्यूब, मतलब -0.46 का क्यूब। यहाँ पे लिखना है क्यूब। अब इसके आगे इसकी कैलकुलेशन करनी है हमको, फटाफट करते हैं। रॉ मोमेंट 3 इक्वल्स टू, साइड में स्टार्ट करता हूं मैं, जैसे पहले किया था वैसे यहाँ पे भी करेंगे। पहले ये जो पूरा डेटा है, ग्रुप है, इसको कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दो, पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 3.26 मल्टीप्लाई बाय -0.46, तो इसका आंसर आ रहा है -4.988। पर बाहर कौन सी साइन है? बाहर देखो, बाहर भी माइनस की साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4.4988। उसके बाद यहाँ पे पहले तो ये 0.46 है, इसका क्यूब करना है, तो -0.46 का क्यूब इतना है एंड इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो इतना आंसर आ रहा है। अब ध्यान दो, ये आंसर आ रहा है -0.194672 में। इतना बड़ा तो नहीं लिखना है हमको। ओके, मैं यहाँ पे भी अप्रॉक्स कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 49 ही रहने देता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पे अंदर माइनस की साइन है, हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, बाहर प्लस की साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -0.19। ओके, एंड इसके बाद लास्ट में यहाँ पे तो प्लस माइनस करके आंसर है वो भी लिख देते हैं। तो रॉ मूवमेंट 3 इक्वल्स टू, साइड में प्लस माइनस कर लेते हैं, तो -2.86 प्लस 4.49 माइनस 0.19, इसका आंसर आ रहा है इतना 1.44। इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सेंट्रल मूवमेंट 4 स्टार्ट करूँ, इस लेक्चर में मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अभी फिलहाल मैं ये लेक्चर यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। ओके, लिखना भले नहीं लिखो, जब पूरा हो जाए तब लिखना, ठीक है? तब मैं स्क्रॉल कर दूंगा पूरा, तब लिखो तो ज़्यादा अच्छा।
बस एक सेंट्रल मूवमेंट 4 बाकी है। अगर आपने अच्छी तरह से फर्स्ट पहले वाले सारे सम्स अभी सीखा, इसके पहले भी जो मैंने कैलकुलेशन बताई वो आपने अगर अच्छी तरह से सीखी है, तो आपको पता चल ही जाना चाहिए कि सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करके बस कैलकुलेशन करिए। ठीक है, फिर भी अगले लेक्चर में मैं ये पूरा सिखाऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब अगले लेक्चर का अगर मैं पहले से ही बता दूं क्या कराने वाला हूं मैं, तो अगले लेक्चर में ये पहले सम तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर की जो लास्ट बची कुछ 4 फॉर्मुलाज है मेरे हिसाब से, ओके, 2 बीटा की फॉर्मुलाज है, 2 गामा की फॉर्मुलाज है, वो मुझे सिखानी है, उसका कॉन्सेप्ट भी मुझे सिखाना है। तो पहले मैं वो कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, उसके बेसिस पे मैं सम्स भी करा दूंगा। उसके बाद ये चैप्टर खत्म। सम्स ऑब्वियसली हम प्रैक्टिस करेंगे 2-3 और, ओके, पर ये चैप्टर जो है वो उसके बाद लास्ट जो फॉर्मुलाज हैं उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ही बाकी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में एंड देखते हैं कंप्लीट हो जाएगा। अगले लेक्चर में ये सम तो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा और आगे कराऊं। बाय।